अब हम जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स की जनरल करैक्टरिस्टिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे वैसे वैसे इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी सब शेल में ही एंटर होगा। ओके, जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, गैलियम का 31 है, इंडियम का 49 है, थैलियम का 81 है। और अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप आप जाएंगे तो इंक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, जैसे बोरोन की 85, 143, गैलियम में 135, यानी कि यहाँ पर डिक्रीज हुई है गैलियम का एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक और आयनिक दोनों ही रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस जो है गैलियम का ये डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर डी सब शेल में एंटर कर जाते हैं। गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर डी सब शेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इनर डी सब शेल्स जो है ये बहुत ही लार्ज है। तो इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाते उतना इफेक्टिवली, तो और जिसके कारण ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज गैलियम के अंदर बढ़ जाता है, और ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है तो गैलियम का एटॉमिक जो साइज़ है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, क्योंकि गैलियम के अंदर गैलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में भी एंटर होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सब शेल में एंटर करने के कारण इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। और मतलब इफेक्टिव ज़्यादा अट्रैक्ट करने का मतलब नहीं है कि चिपक गए, अट्रैक्ट करने का मतलब है कि फोर्सेस उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसका रेडियस कम हो जाता है। एटॉमिक रेडियस होता क्या है पहले वो भी देख लीजिए आप। एटॉमिक रेडियस ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहाँ तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं, यानी कि एटम का रेडियस एटॉमिक रेडियस होता है हमारे पास। और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलॉन्ग द पीरियड तब हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। अलॉन्ग द पीरियड हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, और डाउन द ग्रुप हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। गैलियम के केस के अंदर डिक्रीज़ करता है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अलॉन्ग द पीरियड जाने पर डिक्रीज़ क्यों करता है? अलॉन्ग द पीरियड जाने पर डिक्रीज़ इसलिए करता है क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम शेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी सब शेल में एंटर हो रहा है। ओके, दो आ जाएंगे ना यहाँ पर। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर एंटर हो गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर हो गया। बोरोन का केस लेते हैं तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 5 है। 5 होने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लास्ट सब शेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। यानी शेल वही है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये 5 है तो अब ये जितनी ज़्यादा 3 खींच रहा था इलेक्ट्रॉन्स को उतना उससे भी ज़्यादा 5 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता है। ओके, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल सेम है लेकिन चार्ज बढ़ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो हमारा लॉन्ग द पीरियड जब हम जाएंगे तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज़ कर रही है डेंसिटी। आप देख सकते हैं बोरोन की डेंसिटी 2.35, 2.70 एल्यूमिनियम की, गैलियम की 5.90, इंडियम की 7.31, थैलियम की 11.85,
तो ये डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाने पर डेंसिटी इंक्रीज़ क्यों कर रही है, इसे भी ज़रा देख लेते हैं। तो डेंसिटी इंक्रीज़ करती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज़ हमने देखा बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ओके, इसीलिए डेंसिटी इंक्रीजेज। लेकिन इसका एक और फैक्ट भी है, वो ये है कि डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास एटॉमिक मास इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण हमारे पास डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं 801 थी बोरोन की 801 किलो जॉल पर मोल, एल्यूमिनियम की 577 पर मोल, और गैलियम की 579 किलो जॉल पर मोल, इंडियम की 558 किलो जूल पर मोल, थैलियम की 589 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन गैलियम के केस के अंदर इंक्रीज़ हो रही है। ये भी हम देखते हैं। पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए होती है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी वो डिक्रीज़ रहती है अलोंग द पीरियड, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी वो हाई रहती है, जबकि हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एनर्जी लो रहती है एज़ कंपेरेटिव टू एस ब्लॉक। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये फुली फिल्ड होता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप 13 के अंदर जो हमारे पास कन्फिग्रेशन रहती है वो NS2 रहती है, और पी ब्लॉक हमारे पास पार्शली फिल्ड है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो और वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि ये पार्शली फिल्ड है। पी ब्लॉक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी मतलब कि ये पार्शली फिल्ड ही है। एस ब्लॉक के अंदर इसकी कन्फिग्रेशन फुल होती है। जो हमारा सेकंड ग्रुप है इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसका ऑर्बिट ये फुली फिल्ड होता है और ये पार्शली फिल्ड होता है। तो फुली फिल्ड एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमें किसी एलिमेंट को ब्रेक करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेरेटिव टू पार्शली फिल्ड। पार्शली फिल्ड में से आसानी से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन गैलियम के केस के अंदर ये इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि गैलियम के केस के अंदर डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, पहली बात तो कि इसके अंदर डी और एफ सब शेल होते हैं, जिसके कारण ये न्यूक्लियस को स्क्रीन नहीं कर पाता, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, जिसके कारण फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो ज़्यादा होती हैं, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए उसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, और दूसरा फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज़। जैसे कि हमने पढ़ा कि एटॉमिक साइज़ इसका डिक्रीज़ रहता है
एज कम्पेरेटिव टू अदर एलिमेंट्स गैलियम का एटॉमिक साइज़ छोटा रहता है। ड्यू टू स्मॉल साइज़ इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिर रिमूव करवाने के लिए भी हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो हाई रहती है। तो एटॉमिक साइज़ अगर स्मॉल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी। न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके रखेगा, ओके। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि स्मॉल साइज़ होगा, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, इसलिए यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन जो आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ग्रुप 13 की, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? यानी जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है उससे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। ये दरअसल ये वाला पैटर्न फॉलो करती हैं, जैसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से, कम होती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी से, एंड लेस होती है आयोनाइजेशन एनर्जी 4 एंड सो ऑन, ये चलती जाती हैं। यानी कि जो लास्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वो ज़्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम रहती है रेदर देन अदर्स, ओके। तो ऐसा पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं, पहली एनर्जी लगाकर हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बनाई, यानी कि हमने एक इलेक्ट्रॉन सभी का रिमूव कर दिया, ओके। अब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के रिमूव हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक साइज़ जो हैं सभी एलिमेंट्स के, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सभी के एटम के साइज़ और छोटे हो जाएंगे। यानी पहले बड़े थे, इनको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। अब ये एटम जो है ये स्मॉल हो गया, तो इसको अब यहाँ से रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेरेटिव टू फर्स्ट। ऐसे ही अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएं तो यहाँ पर एटम का साइज़ और स्मॉल हो गया, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों से ज़्यादा एनर्जी की अमाउंट हमें से देनी पड़ेगी, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाए, ओके। ये पैटर्न हम यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो हमने देखी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी से भी ज़्यादा है। अब बात करते हैं हमारी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, तब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, ये इंक्रीज़ करती है अलोंग द पीरियड, ओके। और जब हम अलोंग द ग्रुप जाते हैं, मीन्स डाउन द ग्रुप जाते हैं, तब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, ओके। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन टू एल्युमिनियम जाते हैं तो डिक्रीज़ हो रही है, ओके। तो डिक्रीज़ यहाँ पर क्यों हो रही है डिक्रीज़? बोरॉन टू एल्युमिनियम जाते हैं तो डिक्रीज़ होती है, और एल्युमिनियम टू थैलियम जाते हैं तो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेटालिक करेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज़ हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर मेटालिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि आपने देखा बोरोन नॉन मेटल है, फिर एल्यूमिनियम मेटल आ गया, तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण, जैसे कि बोरीन जो है वो एक नॉन मेटल है, ये हमें पता है,
स्टार्टिंग में हम पढ़ के आए हैं ये एक नॉन मेटल है, तो इसका मतलब ये एक पुअर कंडक्टर है। ओके, और एल्युमिनियम जो है ये एक मेटल है और ये एक एक्सीलेंट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए यहाँ पर बोरोन टू गैलियम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है और एल्युमिनियम टू थैलियम इनक्रीज होती है। ओके, क्योंकि ये सारे ही मेटल्स आ जाते हैं इसके बाद। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बोरोन और एल्युमिनियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि गैलियम, इंडियम, थैलियम ये +1 और +3 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बोरोन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है और थैलियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्रुप नंबर 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये हमारे पास आती है NS2Np1, यानी कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है, तो टोटल हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता है, इसलिए बोरोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एल्युमिनियम की भी सेम है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन गैलियम टू थैलियम जब हम जाते हैं, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 3 एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ओके, +3 भी शो करते हैं, +1 भी शो करते हैं। और जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाती हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बोरोन का सबसे ज़्यादा हाई है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और एल्युमिनियम का डिक्रीज़ हो रहा है, देन गैलियम का डिक्रीज़ हो रहा है, देन इंडियम का डिक्रीज़ हो रहा है, एंड आफ्टर दैट थैलियम का भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमारे पास डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ क्यों होता है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? ओके, ये इतना ज़्यादा क्यों है बोरोन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि बोरोन जो है ये एक नॉन मेटल है और ये अपने एलिमेंट्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण इसमें ये इतनी ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट के अंदर, कि बोरोन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जबकि अदर्स कोवलेंट बॉन्ड्स कम बनाते तो हैं, लेकिन बोरोन कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनाता है, इसलिए बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हाई है देन अदर्स। ओके, ये थी हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स।